નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, અતિથિમાં ફરી એકવાર આપનું સ્વાગત છે. અતિથિ એટલે એવો કાર્યક્રમ કે જે કાર્યક્રમમાં વિશિષ્ટ વ્યક્તિત્વ સાથે આપની મુલાકાત કરે છે અને વાતો કરે છે. આજે આપણી સાથે એક એવું नाम ए पहचान, महेश भट्ट. महेश जी, नॉर्मली ये होता है कि जब भी महेश जी स्टेज पे आते हैं, कोई प्रोग्राम में ऐसे इंट्रोडक्शन होता है, तो जो इंट्रोडक्शन देने वाला होता है ना, इतनी सारी बातें बता देता है कि महेश जी यानी ये, महेश जी यानी ये, महेश जी यानी ये. कभी आपको खुद को भी लगता होगा कि अरे यार कितना ज़्यादा बोल गए ये. लेकिन ये शो में मैंने करीबन 3-4 लोगों को ऐसा पूछा है, जैसे कि शोभा डे को भी मैंने पूछा था कि अगर आपको खुद को अपनी पहचान देनी हो 5 सेंटेंस में, तो कैसे देंगे कि महेश भट्ट ये. क्या बहती नदी को आप पहचान दे सकते हैं? जो बंद नहीं सकता उसको पहचान देने की कोशिश ही हमारी जहालत की निशानी है. हाँ, एक आइडेंटिटी से जुड़ा हुआ एक नाम दिया था बचपन में माँ बाप ने, एक पहचान बाजार में बनी है, मगर क्या वो व्यक्ति केवल वो नाम है? पहचान तो आपकी बदलती रहती है, आपकी सोच बदलती रहती है, ज़िंदगी के उतार चढ़ाव, आप कुछ धारणाएं अपनाते हैं, फिर उससे टूटते हैं, उससे अलग होते हैं, फिर एक नई कोई सोच अपनाते हैं. तो ये मिट मिट के बनते जाने वाला खेल है. उसमें एक पहचान देना, कोई एक पहचान से, एक आइडेंटिटी से जीना महेश भट्ट नहीं चाहते. कई लोग चाहते होंगे कि एक पकड़ के बैठे लाइफ टाइम चलते रहो उसके ऊपर. क्योंकि मैंने देखा है कि जब आप किसी जिंदा चीज को एक बंद जगह में बांधते हैं तो वो उसका विरोध करता है. इसलिए कोई भी जिंदा चीज जो होती है वो किसी किस्म के दायरे में नहीं रहती है. वो उस ये सोच क्योंकि महेश भट्ट जी की जो सोच है ये कुछ पिछले 2-5-10 सालों में नहीं बनी होगी. ये सोच बचपन से जिस तरह से उनका घड़तर हुआ, जिस तरह से उनका ग्रो अप हुआ, जिस फैमिली में, या तो जो एक ऐसा एटमॉस्फेयर मिला, क्या ऐसी घटनाएं थी जो हर बात पे इतने सेंसिटिव है महेश जी कि चुभती है उनको? कभी हिंदुस्तान में, विश्व में कोई भी ऐसी घटना होती है, दिल को सीधी चुभती है, कई लोगों को चुभती है, लेकिन महेश जी अपनी आवाज़ भी उठाते हैं. देखिए, जिंदा इंसान हूँ, जाहिर है कि हर विषय पे मेरा अपना एक नज़रिया होगा, मगर मैं अपने नज़रिए को लाखों करोड़ों लोगों में से एक नज़रिया मेरा भी है. मैं अपने नज़रिए को किसी पे थोपता नहीं हूँ, क्योंकि लोग मुझे पूछते हैं तो मैं अपनी राय देता हूँ, और मुझे किसी और की उससे विपरीत अगर राय हो तो मुझे इससे कोई परेशानी नहीं है. मैं ये मानता हूँ कि हमने हमेशा ये चिल्ला के कहा है दुनिया में कि हमारे मुल्क की सबसे बड़ी जागीर है हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच. अपने फ्री थॉट को इजहार करने का जो एक वातावरण हमारे पुरखों ने हमें दिया, यही इसकी पूंजी है. तो उस पूंजी का मतलब ही क्या है जो आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं? कि आपके घर में करोड़ों रुपए आपके बाप दादा छोड़ के चले गए हैं, आप उसको तो इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, बाहर कटोरा लेके भीख मांग रहे हैं आप. तो जहालत है. जब भी फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर कभी लगता है आपको कि लगाम लगी है, उस वक्त सहन नहीं होता है. मुझे सहन इसलिए नहीं होता क्योंकि मुझे लगता है कि वो व्यक्ति कहीं आपसे डरता है, वो अपना खौफ आप पे थोप रहा है. क्योंकि सच बात एक झूठे आदमी को ही तकलीफ देती है. लेकिन यहाँ रोकूंगा. 2 साल से जब से ये गवर्नमेंट बैठी है, भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट, नरेंद्र मोदी एज अ प्राइम मिनिस्टर, महेश जी का वो रूप, वो स्वरूप, वो गुस्सा, वो कहीं दिख नहीं रहा है. देखिए, या तो कॉम्प्रोमाइज कर लिया है, या तो फिर आपको लगता है कि एवरीथिंग इज कंफर्टेबल. नहीं, बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं हूँ मैं आज भी वही कहता हूँ जो मैं पहले कहता था. मैं उस सोच से कॉम्प्रोमाइज़ कर ही नहीं सकता जो हिंदुस्तान को एक ही रंग में रंगना चाहता है. ये 1.22 करोड़ का मुल्क है, इसमें हज़ारों करोड़ों लोगों ने अपना योगदान दिया है. अलग अलग मुख्तलिफ सोच है यहाँ पर, उसको आप किसी एक धारणा में बांध नहीं सकते. और मेरी शिकायत उन लोगों से यही होती है कि जब आप कॉन्स्टिट्यूशन को कहते हैं कि उससे पाक कोई किताब नहीं है, तो कॉन्स्टिट्यूशन को आपको जीना पड़ेगा, और जो नहीं जीते हैं उनको आपको डांट कर
उस पे उस उस ट्रैक पे रास्ते लाना पे पड़ेगा। लाना पड़ेगा। तो ये शिकायत तो मेरी रहेगी, मगर मेरा ये मानना है कि इस मुल्क की आवाम ने एक सरकार को चुना है, उनको राज करने का अवसर दिया, उनका अधिकार है कि वो टर्म जो है बिल्कुल अपना हक समझ के। यानी महेश जी अभी वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। नहीं, मैं वेट नहीं कर, मैं तो आज भी जब भी मुझे लगता है कि कोई ऐसी बात होती तो उस पर मैं निडर होके अपनी बात कहता मेरा हूँ। बेसिक सवाल यही था महेश जी कि ये जो एक स्वभाव है आपका, एक नेचर है, ये कब से बीज आया था? बचपन में पापा की ओर से, कैसे? घर में था वातावरण, एक घुटन का माहौल, एक माहौल था कि जो हम जीते थे उसके बिल्कुल विपरीत हम कहते थे। तो हमको लगा कि ये माता पिता, टीचर्स, राजनेता ये जो बोलते हैं ये जीते क्यों नहीं हैं, हमको क्यों फिर पाठ पढ़ाते हैं सच बोलने का? जब हम सच बोलते हैं तो हमको तो भैया आड़े हाथों लिया जाता है। तो मुझे लगा कि ये जो फासला होता है लफ्ज़ों में और एक्शन में, बहुत बड़ा फासला होता है, तो इसको कम करके ही सुकून मिल सकता है इंसान को। तो हमने अपने जीवन में इसको कम करके जिया। बाकी रही बात कि क्या मौजूदा वातावरण में मैंने अपनी आवाज़ धीमी कर ली है? नहीं, मैं अपने ट्विटर पे कहता हूँ, मैं ज़रूरी नहीं है किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म से जुड़ के बात कहता हूँ। आज टेक्नोलॉजी ने अपने ट्विटर से के ज़रिए हर विषय पे अपनी रिव्यू देने का आपको अधिकार बहुत ही दिया मिलियंस है। ऑफ फैन है आपके, हाँ, आपको फॉलो करते हैं। और दूसरी बात यह है कि देखिए, इंडिविजुअली मैं कुछ नहीं कर सकता। कलेक्टिव एक्शन मतलब वॉर। कलेक्टिव एक्शन का मतलब ये कि किसी पॉलिटिकल पार्टी को मैं सपोर्ट करके जो मौजूदा ढांचे को हटा के जी। दूसरे को लाऊं, तो क्या वो व्यक्ति जो आएगा पावर में, क्या वो भी उसके अंदर ऐब नहीं होंगे? उसमें भी ऐब होते हैं। हमने हर रंग को देखा है। जिसको सत्ता चाहिए सबको होती आजमा है, के देखा। हाँ, हमने जिसको सत्ता चाहिए होती है, किसी भी सत्ता का कोई भी जो जिसका तलबदार होता है, उसके अंदर अपने एक दाव पेच है होते हैं खेल खेलने के। तो मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं। फाइन। फिल्मी करियर की बात करें महेश जी, योगदान पापा जी का तो बहुत बड़ा, क्योंकि घर में माहौल तो था ही, नाना भाई के हिसाब से जिस तरह से फिल्में बनाते थे। लेकिन कई ऐसे फैमिली देखे हैं कि जिसमें उनका परिवार शायद इस इंडस्ट्री से जुड़ा था, लेकिन बाकी के जो नेक्स्ट जनरेशन है वो जुड़ना नहीं चाहती थी, और कई बार वो लोग रोकते भी थे, या तो उनको लगता था कि इनमें टैलेंट नहीं है। महेश जी को वो कीड़ा कब से शुरू हुआ कि चलो ये फिल्म इंडस्ट्री मेरी, आने वाले दिनों में मैं इसको करियर बना सकता हूँ? मेरा कोई ऐसा मकसद नहीं था, अपने इरादा ही था कि मैं फिल्म लाइन में ही प्रवेश करूं। बाप बेचारा भी जो है बहुत काम करता था, ईमानदार आदमी, 2 घरों के बीच में बटा हुआ। जब हाथ तंग हुआ, बुरा वक्त आया, जब फिल्म लाइन में आता है, तो माँ ने कहा कि बेटा तेरा बाप जो है परेशान है, 15 साल की उम्र थी, जाके कुछ पैसे वैसे कमा। तो हमने समर वेकेशन में काम करना शुरू किया था। हमको लगा था कि पढ़ाई वढ़ाई हमसे ज़्यादा होती नहीं थी, ना मैथमेटिक्स समझ में आती थी, ना साइंस में आती थी, कुछ एकेडमिक क्वालिफिकेशन शून्य। तो ऐसे में किस्से कहानी कहने की एक कला थी हमारे अंदर। तो हम तो नौकरी करने गए थे, बाप का हाथ तंग था, उनकी थोड़ी मदद करने। माँ ने कहा बेटा घर में पैसे लेके आना, नहीं तो वापस नहीं आना। ओके। तो हम तो राज खोसला साहब क्या चले गए भैया प्रोडक्शन मैनेजर करने। मुझे आज भी याद, उन्होंने मुझसे, मेरा गांव मेरा देश, उन्होंने मुझसे पूछा कि भैया मुझे बताओ फिल्म मेकिंग के बारे में कुछ जानते हो? तो मैंने कहा कुछ नहीं जानता हूँ सर। तो उन्होंने कहा कि वेरी गुड, 0 इज़ द ग्रेट फिगर टू स्टार्ट फ्रॉम। ओके। तो 0 से शुरुआत की, गिरते पड़ते, जिस तरह बाकियों ने सीखा ऐसे। मगर हमारा इरादा सेल्फ एक्सप्रेशन नहीं था, हमारा इरादा था कि माँ के हाथ में जाके कुछ पैसे दे ताकि उसको थोड़ा सुकून मिले। सिचुएशन की वजह से फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री। यहाँ रोकूंगा, वक्त हुआ छोटे से ब्रेक का। दर्शक मित्रों, समय થયો છે વિરામનો। વિરામ બાદ મહેશજી સાથેની બીજા તબક્કાની વાતો। વિરામ બાદ ફરી એકવાર સ્વાગત છે આપનું કાર્યક્રમ અતિથિમાં બીજા તબક્કાની વાતો મહેશજી સાથે। મહેશજી, राज खोसला जी से शुरुआत, मेरा गांव मेरा देश, उसके बाद विश्वासघात,
जी। वो मेरे हिसाब से पहला कदम था जो अपनी खुद एक अलग इंडिविजुअल आइडेंटिटी। मंजिलें और भी एक थी फिल्म जो बनाई थी मैंने, जॉनी बख्शी साहब हमारे दोस्त थे। उसको सेंसर ने रोक दिया था 1973। तो 1973 मंजिलें और भी हैं, मंजिलें और भी है। फिर विश्वासघात, नया दौर, लहू के दो रंग, मगर अर्थ से पहचान मेरी बनी। यस एग्जैक्टली, मैं वहीं पे आ रहा था। सारांश, जन्म, नाम, वहां से एक तो ये सब जितनी फिल्म जहाँ से पहचान मिली, कहीं लगता है कि बायोपिक की जो एक टच होता था। क्या होता था 70s में जो पिक्चरें बनाई वो नहीं चली जी। तो मुझे लगा कि बाजार के कहने पे जो बनाया वो तो दो कौड़ी का प्रूव हुआ। अब क्यों ना अपनी बात कहें, हारे तो अपनी बात कह के आ रहे हैं, अपनी बात कही तो लोगों ने गले लगा लिया। और फिर वहाँ से सफर शुरू हुआ। मतलब जो अर्थ बनाई वो बिल्कुल सही वही एग्जैक्टली नहीं, कुछ जीवन की सच्चाइयाँ जो जी थी, एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, एक ब्रोकन मैरिज, उसके जो घाव थे, जो दिए थे, जो झेले थे, उसको हमने एक कहानी के ढांचे में पिरो के बना दिया। पहला लव तो कॉलेज में ही हुआ था। हाँ, आशिकी में जो आपने देखा है, जो आशिकी 1, उसमें उसका एक रंग देखा है। लोरेन ब्राइट जो बॉम्बे स्कॉटिश ऑपरेट में थी, हमको उनसे इश्क हो गया। हमको लगा था ये भी बिना माँ बाप के कुछ है। हमारे घर में पिता थे मगर उनका साया था नहीं उतना, तो इश्क हो गया। और फिर एक नहीं, इश्क होने की बात आपने बताया कि आप स्टोरी बहुत अच्छा कह देते थे, इसीलिए लाइन को पकड़ा। तो मैं भी वही स्टोरी सुनना चाहता हूँ कि इश्क हुआ था, ऐसे तो हुआ नहीं, सीधा जाके हाथ पकड़ लिया, कुछ तो माहौल वो पैंतरा नहीं, बनाया होगा। दूर दूर से देखा था मैंने उनको। हाँ। जिस तरह आशिकी में है ना जी। को खिड़की पे देखता है वो उसको, तो दूर एक खिड़की पे खूबसूरत चेहरा था, उससे कहीं पर एक अट्रैक्शन हो गया। फिर 2-3 साल ऐसे ही घूमता रहता था। मिल ऑर्फनेज में थी वो, मगर फिर एक मरतबा जुर्रत करके हम अंदर चले गए थे मिलने उनको, तो पकड़े गए, तो उनको बेचारी को स्कूल से निकाल दिया। ओके। अब 15-17 साल की उम्र में हम जिम्मेदारी से बंध गए हाँ। कि यह इश्क करने गए थे, लड़की को निकाल दिया, आप क्या भागोगे। तो मर्द थे हम, तो हमने हाथ थामा, ने कहा कि हमारे होते हुए कुछ नहीं होगा। और फिर हमने उनको संभाला, शादी की। ये और बात है कि फिर ज़िंदगी के मोड़ पर हमारा किसी और औरत से इश्क हुआ, मगर हमने कभी हाथ छोड़ा नहीं। आज भी हर मामले में जिम्मेदार हैं हम उनके लिए, इमोशनली हो, फाइनेंशियली हो, वो मेरी पहली जिम्मेदारी है। कई बार ऐसा लगता है कि हमारी जिस तरह से ढांचा बनाया हुआ है, सोशल जो डिज़ाइन की गई है, उसमें कई लोग घुट घुट के मरते हैं, ना अपनी बात का इजहार कर सकते हैं, ना उनके साथ जी सकते हैं। दम्भ दम्भ वाला हिपोक्रेसी दिख रही है कहीं सोसाइटी में। ये होता है, मगर क्या है कि उनकी मजबूरी है, क्योंकि और जब कोई अपनी आवाज़ उठा के अलग करता है तो उनको कहते हैं कि ये तो इश्क मिजाज है। हाँ, वो क्या होता है कि वो उनको याद दिलाता है कि इस किस्म की ज़िंदगी जीना पॉसिबल है, मगर उसकी वो कीमत अदा नहीं करना चाहते हैं। जब हमने अपनी शर्तों पे ज़िंदगी जी तो उसकी कीमत अदा की। तो हमारा ये मानना है कि जब आप कुछ भी करें तो ये बात समझ लीजिए, उसके कॉन्सिक्वेंसेस, उसके परिणाम झेलने के लिए तैयार हो जाइए आप। फिर आप यहाँ वहाँ गिड़गिड़ाइए मत के साथ हमको बख्श दो, नहीं, ये आपने किया है, उसके परिणाम झेलिए आप। इंडस्ट्री में बहुत जिगजैग दिखाई देता है महेश जी, क्योंकि कई बार ये भी आक्षेप होता है कि इंडस्ट्री को कई एक ग्रुप ने कैप्चर कर लिया है। कई बार कहते हैं कि बाहर के लोगों के साथ जिसका अगर आपका कनेक्शन है तभी जाके आप इस इंडस्ट्री में टिक सकते हो। कहाँ तक सच्चाई है? ऐसा नहीं है। आज के तारीख में टेलीविज़न की वजह से बहुत ओपन हो गया पूरा माहौल वहाँ पर। आज की तारीख में मीडिया और एंटरटेनमेंट के क्षेत्र में टेलीविज़न जो है वो लोकोमोटिव है, वो इंजन है जो एम्प्लॉयमेंट दे रही है, जो इतने सारे लोगों को रोज़गार दे रही है। उसके बाद में न्यूज़ है, प्रिंट है, टेलीविज़न है, थर्ड है सिनेमा। तो हाँ, एक ज़माना था कि जब फिल्म वाले जो है दरवाज़ा बंद करके किसी को अंदर घुसने नहीं देते थे, मगर आज की तारीख में अवसर आपको ज़्यादा है। ऐसा भी एक आक्षेप हो रहा है कि हिंदुस्तान की जनता को 3 सेक्टर है बहुत इल्यूज़न में रखती है, जो कि प्रैक्टिकल लाइफ का एहसास नहीं कराती। इल्यूज़न में रखने वाले 3 सेक्टर में सबसे पहला पॉलिटिशियन, जो कि बड़े बड़े वादे करता है,
उनके पीछे आके लोग अपना पूरा साल लुटा देते हैं, पूरी ज़िंदगी लुटा देते हैं। दूसरा है धर्म, जो बताते हैं ये करोगे तो जन्नत मिलेगा, ये करोगे तो ये मिलेगा। और तीसरी है फिल्म इंडस्ट्रीज़, जो इल्यूज़न में रखती है। करोड़पति की लड़की है, कोई झोपड़पट्टी का लड़का पटा के जाता है, वो लड़के भी ऐसे सपने में। तो ये इल्यूज़न क्रिएट करने वाली इंडस्ट्रीज़ हिंदुस्तान के युवाओं के ऊपर बहुत हावी है। क्या लगता है आपको इसमें प्रैक्टिकलिटी भी थोड़ी ऐड होगी तो जाके इस देश को नई दिशा दे सकता है? बहुत सही कहा आपने कि ये तीनों जो हैं ये इल्यूजन ही बेचते हैं। और मैं तो ये कहता हूँ कि हम इल्यूजन मैन्युफैक्चरिंग गेम में हैं, रियलिटी कैप्चरिंग वाले खेल में है नहीं, क्योंकि रियलिटी आप झेल नहीं सकते। रियलिटी से मुक्त होके तो आप आते हैं सिनेमा हॉल में या टेलीविज़न के सामने, या रियलिटी उतनी दो जितना आप पचा सकें। जैसे आप सूरज को देखते हैं तो काला चश्मा पहन के देखो, कोई फिल्टर लगा के देखो, ऐसे देखोगे तो आग जल जाएगी। तो आग को हाथ लगाना तो रियलिटी दिखाना एक तरह से बहुत रियलिटी ही कुछ हद तक ऐसा झूठ बोलो जो सच लगे, या ऐसा सच बोलो जिसमें थोड़ा सा झूठ शामिल हो। जैसे सोना, जब तक उसमें खोट नहीं मिला वो बिकता नहीं। तो थोड़ा सा ये और हम लोग क्या मनोरंजन के क्षेत्र से हैं, हमने तो कभी कहा नहीं कि ये हमारा बिजनेस ऑफ एंटरटेनमेंट है, हमको मास मीडियम में बेचना पड़ता है। धर्मगुरु से कहो कि साहब वो दुकान बंद करे अपनी, राजनेता से कहो कि भैया जो दे नहीं सकता बोलता क्यों है, मगर वो उनसे ही पहुँचे। हम कितने जाहिल होते हैं, हम बार बार जाके उनको जाके बोलते हैं कि साहब चलो हमको वहाँ ले चलो, वो परियों की दुनिया में ले चलो जहाँ पर सब कुछ ठीक है। अरे भैया उसके लिए संभव होता तो खुद नहीं बैठता वहाँ पर, वो भी रोजमर्रा परेशान यहाँ से वहाँ दौड़ता है अपनी कुर्सी बचाने के लिए, वो भी लाचार, वो भी परेशान। तो नानक दुखिया सब संसार। महेश जी, सक्सेस फॉर्मूला जितनी भी अभी तक थी हिंदी फिल्म इंडस्ट्रीज में, नया ट्रिक महेश जी ने रखा। जाना माना चेहरा ना हो तो भी सक्सेस हो सकता है, म्यूजिक हो सकता है। नया चेहरा, कोई भी नया चेहरा लेके उसको स्टार बनाने की वो एक नई राह महेश जी दिखाते थे। देखिए अच्छी कहानी, कम बजट में करना, इसलिए अच्छी कहानी मिल जाए, कम बजट ले लो और म्यूजिक अच्छा हो जाए तो आप आखिरकार चलती तो कहानी ही है ना। हाँ, नए लोगों के साथ में आकर्षित करना मुश्किल हो जाता है लोगों को हॉल में, मगर जब म्यूजिक आपको चल जाता है तो लगता है कि हाँ शायद कुछ तो होगा इसमें। बस एक मर्तबा एक शो चल जाए, बस फिर अपने आप फिर आग की तरफ फैलती बात। ओके दर्शक મિત્રો, સમય થયો છે વિરામનો। વિરામ બાદ અંતિમ તબક્કાની વાતો મહેશજી સાથે। વિરામ બાદ ફરી એકવાર સ્વાગત છે આપનું કાર્યક્રમ અતિથિમાં અંતિમ તબક્કાની વાતો મહેશ ભટ્ટ। મહેશ जी, ये अंतिम बिल्कुल पड़ाव है, सिर्फ 5 मिनट है हमारे पास, हो सके इतना हम आपसे निकालने की कोशिश करेंगे। और हमने अभी तक आप जैसे जितने भी लोग हैं जो बेबाक बोलते हैं उनसे रैपिड राउंड भी लिया। हम एक नाम कहेंगे, उस नाम के लिए आप एक सेंटेंस कहेंगे। कश्मीर। मेरे देश की दुखती रग। अमिताभ जी। हिंदुस्तान का गहना। रजनीश। बुद्धिजीवी। क्रिकेट। मनोरंजन का सबसे बड़ा माध्यम। साम्यवाद। साम्यवाद एक्सप्लेन। साम्यवाद कम्युनिज्म। साम्यवाद ओके, एक सोच जो वक्त के साथ में कहीं पर हम उससे बिछड़ गए, मगर सोच में प्रॉब्लम नहीं है, उसको जीने वालों में प्रॉब्लम है। नरेंद्र मोदी। निडर तलहा चलने वाला शख्स ईश्वर बनने की जो प्यास है उससे मुक्त हो जाए, इंसान ही रहे तो शायद मुल्क का ज़्यादा फायदा हो सकता है। पूजा भट्ट। बच्ची, कुछ मीठी कुछ खट्टी, मेरे सबसे करीब की बच्ची। आलिया।
सुपरस्टार। हिंदुस्तान की न्यूज़ चैनल्स झूठ 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 के सिवा और कुछ नहीं। ओके, अंतिम सवाल। ये शो जाना माना है कि एक ऐसी बात जो आज तक बहुत कम लोगों को मालूम है, आप में शायद ऐसा किस्सा बहुत कम आएगा क्योंकि आपके मतलब जीवन खुली किताब जैसा है, जो हुआ है आपने बयां भी कर दिया है, पब्लिकली किया है, फिर भी कोई एक ऐसा किस्सा जो बहुत कम लोगों को मालूम है, जो आपको इंस्पायर कर गया हो या तो कहीं सबसे ज़्यादा आपको डिप्रेस कर गया हो, ऐसा कोई हादसा? जो मेरे सबसे करीब के जो मित्र हैं यूजी कृष्णमूर्ति की जिंदगी का जो सार है वो इतना झंझोड़ने वाला है, वो उसका उनका जो एसेंस है, उसका उनके जीवन का जो सारांश है, वो मैं पचा तो पाया हूँ, समझ तो पाया हूँ, मगर मैं दुनिया के सामने कभी उसको मैं पेश नहीं कर पाऊंगा क्योंकि दुनिया उसके लिए तैयार नहीं है। ये मुझे उदास करती है कि दुनिया जो है उस सोच को कभी अपनाएगी नहीं, क्योंकि वो आग की तरह है। वो आग जो है वो आपके सारे ये झूठ और ये भ्रम का जो महल बनाया है उसको एक सेकंड में जो है खा जाएगी। तो उसके बारे में सोचता हूँ तो थोड़ा उदास होता हूँ। लाइफ की एम्ब्रेसिंग मोमेंट? जब कोई अपना आता है और हाथ फैला के मांगता है और आपके पास प्यास होती है, इच्छा होती देने की, मगर आपकी जेब में वो कुछ होता नहीं है जो उसको चाहिए, बड़ा एम्बैरेस करता है वो ऐसा। ओके, थैंक यू वेरी मच महेश जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।